अब ये 18 तारीख को मैंने लिखा इस दृष्टि से कि जो ये कंपनी बैकअप्स लिमिटेड ना, एक चीज़ मैं अभी कह देता हूँ, 2 बैकअप्स कंपनी है। एक इंग्लैंड में स्थापित हुआ और दूसरा बम्बई में स्थापित हुआ। बम्बई में बैकअप्स सर्विसेज लिमिटेड के नाम पर 2002 में स्टार्ट हुआ था और 5-6 साल के बाद उन्होंने सारा ट्रांसफ़र कर दिया था अपना शेयर, राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को, और फिर प्रियंका गांधी भी 2-3 साल चलाई और फिर इसको कंपनी को बंद कर दिया था। इसको उन्होंने अपने उम्मीदवार होते हुए, प्रत्याशी होते हुए, जो एफिडेविट है फाइल करनी होती है प्रत्याशी को, उसमें डिक्लेयर किया है, माने जो बम्बई में स्थापित हुई कंपनी। लेकिन जो इंग्लैंड में 2003 में जिसकी स्थापना हुई उसको उन्होंने बताया नहीं, यद्यपि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट, ये जो है इन दोनों विधि के अनुसार या कानून के अनुसार उनको रिपोर्ट करना चाहिए था, और एफसीआरए के अनुसार पहले परमिशन लेने के बाद ही कंपनी को स्थापित करना चाहिए था। तो ये गुप्त रखा उसने, वो एक अपराध है। तो मैंने ये कहा है कि ये जो इंग्लैंड में बनी कंपनी, इसको अकाउंट्स में तो कम दिखाते हैं, परंतु उस अकाउंट के ज़रिए, उस कंपनी के ज़रिए वो और भी कंपनी के साथ रिश्ता जोड़ करके आखिर में वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने रिश्वत ली है। उसका मैं चार्ट अभी पढ़ाता हूँ। और यही होता है ब्लैक मनी में वापस लाने में मुश्किल यही होती है, एक कंपनी मिलेगी तो फिर वो दूसरा कंपनी को लीड करेगा, तीसरा कंपनी को लीड करेगा, बड़ी मेहनत करनी होती है। तो ये मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि इस पर उनको जांच करनी चाहिए। दूसरा पेज में मैंने सारे जो बिजनेस राहुल गांधी ने इन दिनों में की है उसका मैंने विवरण दिया है। और मैं इसमें देखिए ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में तीसरी लाइन में शुरू होती है, यूके एड्रेस बैकअप लिमिटेड ही फ्लोटेड इन दैट कंट्री इन 2003। उस देश में उन्होंने 2003 में इस कंपनी को बनाया था। दूसरा कंपनी का नाम है बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वो 2002 में स्थापित हुई थी। पहले ये न्यू दिल्ली लिखी है, वो बाद में बनी न्यू दिल्ली जब प्रियंका के हाथ में गई, और तो शुरू में बम्बई में, और उसमें वो कॉल ऑपरेशन ये वो सब किया था। और नीचे लिखा है कि उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया उसके बहन को, उसने पूरा ट्रांसफ़र करके लगभग 91.67% बहन की शेयर्स हो गई। तो ये एक पहली बात है। और उसने ज़मीन खरीदा, ये सब मैं बाद में करूँगा। अभी अब ये चार्ट में जाने के पहले मैं ये दिखाने चाहता हूँ आपको। पहले ये जो है बैकअप्स लिमिटेड, ऊपर लिखा है कंपनी हाउस। कंपनी हाउस यूके में, कंपनी हाउस यूके में रजिस्ट्रार और कंपनीज को कंपनी हाउस कहते हैं। जो हमारे देश में रजिस्ट्रार और कंपनी है सरकारी, वैसे ये भी सरकारी है। उनका एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में ऑफिशियली वो सारे कंपनीज को लिस्ट करते हैं। उसके अनुसार हमने एक पन्ना निकाली है, उसमें साफ लिखा है कि राहुल गांधी ऊपर तो सेक्रेटरी हैं और फिर नीचे जो डायरेक्टर भी हैं, और नेशनैलिटी ब्रिटिश है। अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि जब ये कंपनी 2003 में बनी तब राहुल गांधी ने कहा कि वो इंडियन, वो ठीक है।
परंतु फिर 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 जब आपने कंपनी को बंद किया, इन सारे हर साल में आपने एनुअल रिटर्न फाइल की थी। और 2009 में डिसोल्यूशन माने इसको डिसॉल्व करने की जो एप्लीकेशन फाइल की थी, इन सब में लिखा है ब्रिटिश सिटीजन, ब्रिटिश नेशनलिटी। अब एक साल में इंडियन और बाकी 5 साल में ब्रिटिश, तो कहते हैं कि वो ब्रिटिश जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो हो सकता है कि वो इंडियन था पहले, वो भी टाइपिंग मिस्टेक था और ये जेन्युइन है। 5 बार कैसे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। एनीवे, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स पेश की थी इसको खंडन नहीं किया कि ये बनावटी है, फर्जी है, ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि मैंने वो 2003 का इनकॉर्पोरेशन की नहीं देखी। अब मुझे क्यों देखना है? आप पूरे सफाई दीजिए। आप कहते हैं ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो फिर आपने करेक्ट क्यों नहीं किया? आपको तो ये जैसे आप भेजते हो, आपको तो आपकी कंपनी में तो रिकॉर्ड्स होती है, उसको तो देखते हैं। और आप राहुल गांधी सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, वो कंपनी सेक्रेटरी भी है। कंपनी सेक्रेटरी के माने सारे जो पत्र व्यवहार होती है कंपनी के साथ, रजिस्ट्रार कंपनी के साथ, या कंपनी हाउस जिसको इंग्लैंड में कहते हैं, वो सारा उसके दस्तखत में जाती है। वो सबको बाहर निकालिए और दीजिए। जांच का विषय यही है। मैंने जिसको कहते हैं लॉ में प्राइमा फेसी केस प्रूव कर दी, राहुल गांधी के खुद के कंपनी और जिसने खुद अपने आप जो फाइल की है अपने दफ्तर से, उसमें उन्होंने कहा ब्रिटिश सिटीजन है। तो हम क्यों नहीं मांग कर सकते हैं कि बताओ, मैंने ये अभी तक इन्होंने सिर्फ गाली दिया है मुझे, और ये 2003 में वो इंडियन लिखा था। तो ये बिल्कुल साफ है। ये जो मकनाइट उल्रिक है वो अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन उसका भी रिश्ते वो राहुल गांधी के साथ बड़े घनिष्ठ मित्रता है, क्योंकि उनके पिताजी के सबसे घनिष्ठ मित्र एडवर्डो फलेरियो थे, जिनको उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बनाया था। वो गोवा के व्यक्ति हैं और सोनिया गांधी के दूत बनकर कई बार जगहों घूमे। एक बार श्रीलंका भी गए कर वहाँ LTT से बात करके आए थे। तो ये बड़े विश्वसनीय व्यक्ति हैं। उनके बेटी सोनिया, उसका भी नाम है सोनिया फलेरो, उसने इसके साथ मकनाइट ये अमेरिकन के साथ शादी की है। तो ये 2 डायरेक्टर हैं और दोनों के आपस में संबंध है। फिर अगला पेज में जाओगे तो ये है कंपनी बनाने की सर्टिफिकेट, और इसमें हमने जो एक दिखाया है, क्योंकि ये दूसरा कंपनी है, ये बैकअप्स का नहीं है। बैकअप्स के लिए मैंने बांट चुका हूँ, और ये 2 कंपनी का महत्व अभी जब हम शेल कंपनी के रिश्ते के रूप से दिखाएंगे उसमें ये है। इसका भी आप वेबसाइट में जाकर कर सकते हैं। अब देखिए, रागा सागा माने राहुल गांधी की कहानी, उसमें उन्होंने लिखा बैकअप्स। फिर ये कंपनी जिसका नाम है ऑप्टिमल OAL, वो नीचे है CRDL। ये तीनों कंपनी के कॉमन फैक्टर है उल्रिक कॉमन फैक्टर है, और इसको जो भी इसमें पैसा कमाएगा वो इसमें फनल कर सकता है और अकाउंट्स में दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो उसके सारे विवरण मैंने दूसरे पेजों में दिया, आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो सवाल उठते हैं कि ये उल्रिक को क्यों नहीं आपने अपॉइंटमेंट दिया, ये सब आप पढ़ सकते हैं। बट मोटी बात यह है कि जो चार्ट मैंने पहले दिखाई आपको, उसमें वापस जाएं, और इसमें ये चार्ट जो है ये है महत्वपूर्ण। बैकअप्स राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन, फिर
एडवर्डो फलेरियो मिनिस्टर था राजीव गांधी के गवर्नमेंट में और गोवा के हैं और कैथोलिक क्रिश्चियन भी हैं, और उनकी बेटी है सोनिया फेलेरो, उसकी शादी होती है उल्रिक मैकनाइट से, और मैकनाइट कंपोजिट रेजिन डेवलपमेंट इसका इनकॉर्पोरेशन का बताया, वो एक कंपनी, उसमें 2 डायरेक्टर्स हैं अतिरिक्त, सुनील मेनन, गौतम माक्कर, ये भी राहुल गांधी के पर्सनल फ्रेंड्स हैं, और ये एक कंपनी बनाते हैं फ्लैश, ये तीनों मिलकर के फ्लैश फोर्ज, और फ्लैश फोर्ज जो है फ्रेंच कंपनी कोयार्ड उसके साथ है, उसको 20,000 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट मिली है सबमरीन पार्ट्स के लिए, जिस सबमरीन हम लोग फ्रांस से खरीदा है। तो इस पर आगे जांच होने की ज़रूरत है कि इनका कौन सा एक्सपर्टीज़ है, कि ये कौन से विशेषज्ञ हैं, कोई कौन सा पुराना कंपनी भी नहीं है, बहुत नवीन कंपनी है, इसको क्यों मिला। और वही शब्दों में यहाँ इस चार्ट में है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूँगा, आप सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने ब्रिटिश सरकार की डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके दिया, उसमें 6 साल की रिकॉर्ड्स में 5 साल में इन्होंने कहा है मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ और ब्रिटिश नेशनलिटी को हूँ, और एक में उन्होंने कहा इंडियन। तो आप ही बताइए, प्रूव करिए कि यह टाइपिंग मिस्टेक है। कहने से कैसा हो जाएगा। सोनिया गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिग्री पर भी मैंने जब पकड़ा था तो तब भी सोनिया गांधी ने कहा टाइपिंग मिस्टेक। अब जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक, टाइपराइटर पर दोष दे देते हैं, और जब नहीं है तो कोई सुनता नहीं है तो फिर उसको मौज करते हैं। तो मैं टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपने टाइपिंग मिस्टेक कैसे की थी? ये तो ऑनलाइन में है, ऑनलाइन में टाइपिंग मिस्टेक किया है तो आपको प्रिंट आउट मिली होगी, उस प्रिंट आउट को सामने रखिए कि ये आपने टाइपिंग मिस्टेक के रूप में किया। कैसे आप कह सकते हो टाइपिंग मिस्टेक? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर पूछताछ करनी चाहिए और बतानी चाहिए। मैंने इस संबंध में सुषमा स्वराज से परसों रात को हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने सब बताया। वहाँ नया एम्बेसडर हाई कमिश्नर जाने वाला है नवतेज सिंह, वो दिसंबर 1 वीक में जाएगा, उसके बाद वो इसको टेकअप करेगा। इसी संबंध में मैंने स्पीकर से भी मैंने भेंट की, सुमित्रा महाजन महोदय से, और उनसे कहा कि नंबर 1 ये पार्लियामेंट का मेंबर है, इसने अपने एफिडेविट में ये कंपनी का नाम दिखाया नहीं। दूसरा है कि इन्हीं के दस्तखत से कंपनी की अकाउंट्स फाइल होती है, एनुअल रिटर्न्स, उसमें ये लिखा है कि ये ब्रिटिश सिटीज़न है। तो उनसे पूछें आप कि आप ब्रिटिश सिटीज़न है कि नहीं, और नहीं है तो फिर इसका जो है ये गलत छपा है या गलत टाइप हुआ है, इसका सबूत दीजिए। इस पर इंक्वायरी करने के लिए पहला आप एक एथिक्स कमेटी हमारी है जिसको कहते हैं मर्यादा का समिति, वो पार्लियामेंट में, उसमें अडवाणी जी उसकी अध्यक्ष हैं, उसमें भेजना चाहिए और वो कमेटी इनकी पूछताछ करे। दूसरा है जिसके लिए अपराध तो सिद्ध है, क्योंकि ये मान इंग्लैंड में कंपनी बनाई तो आपने उल्लंघन किया है हमारे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। और दूसरा, आप एमपी होने के कारण आप विदेश में कंपनी बनाकर फॉरेन एक्सचेंज कमा नहीं सकते जब तक आपको कंपनी बनाने के पहले होम मिनिस्ट्री से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA से आपको अनुमति नहीं मिलती है। कितने एनजीओ के लिए अब आज हमारे होम मिनिस्ट्री ने नोटिस इशू किया। तो मैंने होम मिनिस्ट्री से भी ये पूछा है कि इनका कंपनी क्यों इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, और उस पर कड़ी सज़ा हो सकती है FCRA। तो ये तीसरा है कि यदि आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं और ये सिद्ध हो जाएगी इंक्वायरी से, पार्लियामेंट की कमेटी से, तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रह सकते। और आर्टिकल 19 धारा 9 हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार
आप देश की नागरिक भी नहीं हो सकते। देश हमारी संविधान के अनुसार आप भारतीय नागरिक हैं तो किसी और देश की नागरिकता स्वीकार नहीं कर सकते। इंग्लैंड में ऐसा कानून नहीं है। आप इंग्लैंड का भी नागरिक हो सकते हैं, इंडिया का भी हो सकते हैं, अमेरिका में भी आप अमेरिका के भी नागरिक हो सकते हैं और दूसरे देशों का भी हो सकते हैं। वो उनका सूची होती है, इन देशों का आप हो सकते हैं। तो इसको डुअल नेशनलिटी कहते हैं। हमारे देश में डुअल नेशनलिटी नहीं है। तो इसीलिए एक तो सिद्ध हो गया कि उन्होंने अपराध किया कि विदेश में उन्होंने गुप्त रूप से एक कंपनी बनाई है। ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज की जो विधि है उसमें उन्होंने उल्लंघन किया, उसमें उसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। उसके लिए कार्रवाई के लिए पहले जानकारी प्राप्त करनी है और मैं समझता हूँ कि ये काम अब शुरू हो गया है। दूसरा है कि पार्लियामेंट तय करें कि ये ब्रिटेन का नागरिक हैं कि नहीं। इंडियन का नागरिक पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट इसके हाथ में है, कांग्रेस कहती है तो क्या है, परंतु यह फर्जी हो गया क्योंकि ये अवैध हो गया क्योंकि आपने इंग्लैंड का भी पासपोर्ट रखा है सिटीजन होते के नाते। वहाँ का इंग्लैंड का वोटर भी बन गए। उस वोटर रोल भी मैंने स्पीकर महोदय को दिया है जिसमें लिखा है कि राहुल गांधी इज ए रेजिडेंट ऑफ ब्रिटेन। आप ब्रिटेन का रेजिडेंट कैसे हो सकते हो जब आप देश के पार्लियामेंट के मेंबर हो। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों लेकर इनकी नागरिकता समाप्त करने के लिए एथिक्स कमेटी पर इसको जाना चाहिए या स्पीकर खुद तय कर सकती है और यदि उसको जांच करने के लिए ठीक समझेगी तो एथिक्स कमेटी को भेज सकती है, उसको फाइन लानी चाहिए। आज इतना साफ है कि राहुल गांधी इस देश में राजनीति में तुरंत एक टूरिस्ट जैसा आकर चले जाता है, लेकिन उसका मूल दिलचस्पी बिजनेस है, वो भी कमीशन कमाना, नाजायज़ तरीके से पैसा कमाना, ये है उसका उद्देश्य। ये इसी कारण से कांग्रेस की आज बर्बादी हो रही है और इसका अंतिम फैसला हमारी सरकार को जांच से करनी चाहिए। ये मेरी मूल बात आपके सामने रखनी है। आप जो सवाल पूछने चाहेंगे तो मैं जवाब देखते हैं। अब मेरे पास तो कोई ऐसा सबूत नहीं है कि उन्होंने विदेशी नागरिकता छोड़ दी। 2009 तक तो थे। अपने कहने पर ही जो अपना तरफ से उन्होंने फॉर्म्स भरे हैं उसमें 2009 में भी वो सिटीजन थे। उसके बाद हैं कि नहीं और भी देशों का है, ये भी सवाल हो सकता है। मैं अभी इटली और टर्की का जांच कर रहा हूँ। मैंने सुना कि वहाँ भी उसने नागरिकता ली हुई है। हाँ, ये कंपनी, हाँ, ये कहना मुश्किल है क्योंकि जब हमने इसकी डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, जैसे इसकी माँ ने फर्जी दी थी वैसे इसने भी फर्जी दी, ऐसा हम जांच कर रहे थे वो 1995 में। तब इन्होंने कहा कि नहीं, हाँ ये स्टूडेंट तो थे परंतु फेल हो गए थे। वो सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, परंतु नाम उसमें लिखा है राहुल, RAUL VINCI, राहुल विंची। वो तो इटालियन नाम है। तो उसमें उन्होंने नाम रखा और कहा कि ये नाम क्योंकि हमने इसीलिए उसको दिया क्योंकि उसकी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी। लोगों को पता नहीं होना चाहिए था कि वो कैम्ब्रिज में है। ये तो बड़ा अजीब सा आर्ग्यूमेंट है। पर एनीवे, परंतु उस समय उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट थी, ऐसा मैंने सुना है, मैंने विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, परंतु डॉक्यूमेंट मैंने नहीं देखा है। पहला डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने स्वयं प्रस्तुत किया है वो है ये कंपनी रिकॉर्ड। तो ब्रिटेन में किया ना, इंडिया में तो किया नहीं। इंडिया में ब्रिटेन का करेंगे तो तुरंत उसकी इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ब्रिटेन में ही तो करना है उसको। और क्यों किया? ब्रिटेन में आपको कंपनी शुरू करने के लिए ब्रिटेन का नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप इंडियन हो सकते हैं, कंपनी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप ब्रिटेन में कंपनी शुरू करेंगे तो हमारी जो अथॉरिटीज़ है उसको पहले सूचना देनी पड़ेगी और परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने इस कंपनी को बनाया। वाह,
No, this is not, this is just the beginning. Many more is to come. I think that mother and son have up to $40 billion in foreign accounts. 40 billion. 40 billion को 60 से तो माने 2.5 लाख करोड़. 2.5 लाख करोड़ हमारे इनकम टैक्स रेवेन्यू से ज़्यादा है. एक बार इनको पकड़ लेंगे तो आपका 1 साल का इनकम टैक्स तो माफ़ हो सकता है. और कौन लड़ सकता मेरे साथ? इसके लिए आपको विदेश में लोग जानना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स जानना चाहिए, आपको कंपनी अकाउंट्स जाननी चाहिए, आपको लॉ जाननी चाहिए, और आपका परिचय होना चाहिए जिससे लोग विश्वास करके आपको मटेरियल दें. कितने लोगों को मैं ऐसे है तो अकेला ही ठीक है, क्योंकि मैं 4-5 लोगों को इधर उधर से पकड़ के या पार्टी से लूँगा, पता नहीं कहाँ उसका उपयोग होगा. हाँ, वो चल रहा है. वो 4 तारीख को फाइनल हियरिंग है. उसमें क्या हुआ था, मैंने सिद्ध कर दिया था कि उसमें तो मज़ेदार बात थी, ये ऐसे ही फ्रॉड थी. सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने एक कंपनी बनाई, उसमें 76% शेयर्स माँ बेटे के था, 38%. और फिर उन्होंने मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस को उन्होंने डायरेक्टर भी बनाया अपने अतिरिक्त, 2 ये और 2 ये. और मोतीलाल वोरा को 12% शेयर्स और ऑस्कर फर्नांडिस को 12% शेयर्स. सिर्फ 5 लाख रुपए लगाई उस कंपनी में. फिर ये एक बात हुई. दूसरी बात हुई कि नेशनल हेरल्ड की जो कंपनी है, एसोसिएटेड जर्नल्स, इसने 2008 में पेपर पब्लिश करना बंद कर दिया. लेकिन आज़ादी के टाइम से, जब स्वतंत्र पाए हम, उस समय से सरकार के तरफ से उनको कंसेशनल लोन्स, उनको ज़मीन फ्री दिया गया, ये और बिल्डिंग बनाने के लिए लोन दिया. इस तरीके से धीरे धीरे इस कंपनी का 2008 तक 2000 करोड़ से भी ज़्यादा, 5000 करोड़ लोग कहते हैं, बट कम से कम 2000 और 5000 भी हो सकता है, 5000 करोड़ देश में अनेक स्थानों में इनकी प्रॉपर्टी उन्होंने प्राप्त की. बनाए पेपर पब्लिश करने के लिए, परंतु उस प्रॉपर्टी का पेपर के लिए नहीं है. सिर्फ लखनऊ में और दिल्ली में उन्होंने उस प्रॉपर्टी को प्रिंटिंग प्रेस के लिए बनाया. बॉम्बे में स्काई स्क्रैपर बना दी, भोपाल में मॉल बना दी, और पंचकुला में उन्होंने टूरिस्ट सेंटर बना दी. इस प्रकार से उन्होंने उस ज़मीन का भी दुरुपयोग किया. तो ये कंपनी वैसे बंद हो गई, और कारण दिया कि हमने कंपनी प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए, हमारी नेशनल हेरल्ड की पब्लिकेशन के लिए, हमारी घाटा के लिए हमने कर्जा ली कांग्रेस पार्टी से. अब कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए की कर्जा दी. अब हमारे इनकम टैक्स के रूल के अनुसार दे नहीं सकते, क्योंकि जो भी सुविधा मिली है इनकम टैक्स में कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी को, वो राजनीतिक काम करने के लिए है, देश में चुनाव लड़ने के लिए है. लेकिन कमर्शियल एंटरप्राइज को कर्जा देना इसका काम नहीं है. वो अलग बात हो गई. लेकिन कर्जा 90 करोड़ हम नहीं दे सकते. यद्यपि वो कर्जा दे सकते थे यदि वो 2000 करोड़ के प्रॉपर्टी से किसी थोड़ा 1-2 प्रॉपर्टीज़ की नीलाम कर देते तो वो पैसा उनको बहुत मिल जाती. उसको देकर उसको कंपनी भी, प्रिंटिंग प्रेस भी चला सकते थे, परंतु उन्होंने बंद किया क्योंकि उनका जो नियत था वो खराब था. तो बंद होने के बाद सोनिया गांधी ने मोतीलाल वोरा को कहा, अच्छा ये जो यंग इंडियन कंपनी है उसमें मोतीलाल वोरा डायरेक्टर थे, तो उनको कहा कि आप जाकर कांग्रेस पार्टी से बात करिए और कहिए कि ये जो कर्जा आपने इनको दिया है ये तो आपको वापस मिलने वाला नहीं है. आप हम आपको 50 लाख रुपए देते हैं और ये जो 90 करोड़ रुपए की कर्जा है ये हमारे नाम पर कर दीजिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. तो हम आपका भलाई कर रहे हैं, हम कहते हैं 50 लाख रुपए ले लो, ये और ये जो कर्जा है ये हमारी जिम्मेदारी में कर दो.
तो कांग्रेस मोतीलाल वोरा गए और कोषाध्यक्ष जो हैं कांग्रेस पार्टी उनके साथ बात की, और कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं मोतीलाल वोरा। तो मोतीलाल वोरा ने जाकर मोतीलाल वोरा से बात की और कहा कि ये हमें दे दो 50 लाख के लिए। और जब कांग्रेस पार्टी को हक था कि उस प्रॉपर्टी का नीलाम करके वो अपना 90 करोड़ ले लेते, परंतु उन्होंने नहीं किया। इनको जिम्मेदारी दे दी कि तुम्हारी हो गई है ये कर्जा, अब हमें 50 लाख मिल गई। और फिर उसके बाद एसोसिएट जर्नल्स को मनाना था, तो मोतीलाल वोरा यंग इंडियन का गए चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एसोसिएटेड जर्नल्स से बात करने के लिए, और कहा कि देखो तुम इस 90 करोड़ तो हमें दे नहीं सकते, तो हमें 9 करोड़ रुपए के 9 करोड़ के शेयर्स, एक 10 रुपया का, एक 10 रुपया का 9 करोड़ दे दो और कर्जा माफ़ हो गई और वो शेयर्स हमारी हो जाएगी, और जब कंपनी चलेगी तो हम उसमें प्रॉफिट, हमें डिविडेंड मिलेगी। तो वहाँ का चेयरमैन कौन था? वो भी मोतीलाल वोरा था। तो मोतीलाल वोरा ने वहाँ भी, मोतीलाल वोरा यंग इंडियन ने चेयरमैन ऑफ एसोसिएट जर्नल मोतीलाल वोरा से बात करके इसमें दस्तखत करा ली, और ये 9 करोड़ के शेयर्स जो यंग इंडियन की हो गई, इसके माने 99.1% शेयर्स इनकी हो गई, तो कंपनी इनकी बन गई। तो सारा प्रॉपर्टी इनके हाथ में आ गई। न्यूज़पेपर चलाने की बात छोड़ दी, और वो सारा जो प्रॉपर्टी उसको किराए में दे दी। दिल्ली में इतनी बड़ी शानदार जगह है बहादुर शाह जफर मार्ग में, उसको उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, इन सब को उन्होंने किराए में दे दी है। ये इसको 420 कहते हैं, इसको कहते हैं विश्वासघात। ये सारी को बनाकर मैंने केस डाली, सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के बाद मैजिस्ट्रेट ने समन्स जारी कर दी। समन्स जारी करने के बाद इनको हाजिर होना है आरोपी के रूप में, और फिर बेल मिले तो बेल लेना पड़ेगा, नहीं तो जब इसकी जांच, इसकी कोर्ट की कार्रवाई चलेगी उसमें थोड़ी दिन जेल में रहना पड़ेगा। तो इन्होंने हाई कोर्ट में जाकर सेक्शन 482 में अपील की कि ये जो समन्स जारी हुई है ये नाजायज़ जारी हुई है, इसको रद्द करना चाहिए। इसके लिए नॉर्मली हाई कोर्ट 1 दिन से ज़्यादा नहीं लेती है, परंतु अभी तक इन्होंने 1 साल ली है, और उसकी आखिरी बहस जो होगी वो होगी 4 तारीख को, जब मुझे जवाब देना होगा। और अभी तक इन्होंने 7 वकीलों को, सीनियर वकीलों को, एक कपिल सिब्बल, दूसरा मनु सिंघवी, तीसरा चीमा, और आपका जो यहाँ का रावल वो, ये सारे लोग हैं, एक 10-10 दिन वो पूरा दिन बोलते रहते हैं, बहस करते, इसलिए खींचते अभी यहाँ 1 साल हो गया है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। अगस्त से समझ जारी हुई थी पिछले साल, अब 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। और मैं समझता हूँ कि अब अंत निकट है और उसमें जीतेंगे, और इनको फिर हाजिर होना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के सामने, फिर ट्रायल शुरू होगी, उसको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और भी केसेस आने वाले हैं धीरे धीरे, परंतु मुझे अकेला करना होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि दिन में तो 24 घंटे ही हैं, इसमें हमें सब निकालना होता है। कभी कभी अहमदाबाद भी आना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना होता है, तो उसमें भी समय जाता है। सर, सरकार ने आपके लेख और आपके पात्रों को माना गई है एंड स्पीच है। हाँ, अब तो बदल गए ना, एफिडेविट भी किया है उन्होंने। अब एफिडेविट, नया एफिडेविट कल फाइल किया, आज टीवी में सब में आ रहा है, यू टर्न बाय गवर्नमेंट, यू टर्न बाय गवर्नमेंट। पता नहीं कोई पागल है हमारे लॉ डिपार्टमेंट में, उसको मैं ढूंढूंगा। पहले तो इसको ठीक करना है। मुझे नरेंद्र मोदी को बधाई देना है कि उनको जैसे ये खबर मिली अखबारों से कि एफिडेविट फाइल हुई है सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, कि मैंने पुस्तक 10 साल पहले लिखी और वो नफ़रत पैदा करती है। अब यूपीए गवर्नमेंट ने भी इसको नफ़रत फैलाने की नहीं सोचा, केस नहीं डाला। अब इसको सडनली कहाँ आ गए, तो पता नहीं किसने शरारत की थी। दस्तखत तो एफिडेविट में तो एक अंडर सेक्रेटरी, सबसे जूनियर ऑफिसर होता है होम मिनिस्ट्री का। तो मैंने पता किया तो हमारे राजनाथ सिंह को
का दस्तखत नहीं लिया गया, दस्तखत लेना चाहिए था, नहीं लिया। होम सेक्रेटरी का भी नहीं लिया, यानी स्वीकृति नहीं ली। और कहाँ से ये आया, कैसे फाइल हो गया, इस पर अभी पूरी जांच हो गई है। लेकिन कल सरकार ने एक एफिडेविट फाइल की है कि हम इसको मानते नहीं हैं। और ये जो एफिडेविट है उसमें जो एक पैराग्राफ है जिसमें ये बात कही है उसको हम डिलीट कर रहे हैं। जिसने भी दस्तखत किए होंगे वो आपको जानता तो होगा? नहीं, इतना जूनियर है वो, कोई जूनियर अंडर सेक्रेटरी को मैं कहाँ जानता हूँ। परंतु कहाँ से प्रेरणा आई होगी वो मैं पता कर दिया है। मुझे पता लग गया कि किसने इस ड्राफ्ट को अप्रूव किया है, उसने शरारत की, उसका हम ठीक करेंगे, आपको पता लग जाएगा थोड़े दिन में। और ये जब महत्व का इसी वजह, क्योंकि जब सरकार नहीं हमारे साथ है, प्रधानमंत्री खुद दुखी है और सारे पार्टी के लोग दुखी हैं, संघ के अधिकारी दुखी है, तो मैं इसमें कोर्ट में तो वैसे इनकी धज्जी उड़ा देता। जब 4 से पुस्तक एक आतंकवाद की सामना करने के लिए क्या करना है, तो मैंने एक ही बात कही थी कि हमारे देश में यदि मुसलमान ये मान लें कि उनका पूर्वज हिंदू है तो फिर हम सब लोग एक परिवार के हो जाएंगे। तो वो सत्य भी है, क्योंकि डीएनए स्टडीज़ हो गए हैं हिंदू और मुस्लिम पर, और दोनों का डीएनए एक ही है। अब इसमें क्या नफ़रत है? मैं तो प्रेम की बात कर रहा हूँ, उसको नफ़रत कहते हैं, और वो भी 10 साल के बाद। कोई दंगा तो नहीं हुआ मेरे किताब के कारण। आप हिंदू मुस्लिम का डीएनए बता रहे, मोदी जी तो बिहार वालों का डीएनए अलग बता रहे। वो राजनीतिक डीएनए की बात कर रहे हैं, मैं शारीरिक डीएनए की बात कर रहा हूँ, मैं जेनेटिक का डीएनए बात कर रहा हूँ। यस, no, it has an indirect link, no? Yeah, that's how it is all done internationally. ये जो 2G में मैंने क्या देखा कि मॉरिशस में ऑफिस है, और वहाँ से फिर जिनीवा जाती है, फिर वहाँ से केमन आइलैंड जाती है, तो ये पनामा, इस तरीके से वो। इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स का PhD चाहिए, जो मेरे पास है। नहीं तो आपको इतनी ये फिनेंशियल जो जगत है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये इसी तरीके से होती है। तो अब सरकार को ये ट्रेस करना है कि कितना पैसा कहाँ से गया और कैसा पहुँचा। सर, ये रॉबर्ट वाड्रा के जो अलीट स्कैम्स है, हाँ, मुख्यमंत्री ने कल कहा है, टीवी में आया, पता नहीं देखा कि नहीं, कि 6 महीने में वो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो 6 महीने हम रुक सकते हैं, हमारे पास और 3.5 साल बाकी है। यस, यस, हाँ, because Hyderabad is one center. Tamil Nadu, what happened is this Sri Lanka, this LTT problem, where that time the UPA allowed DMK to take a very anti-national stand, and that had encouraged a lot of Tamil Muslims to become part of LTT. LTT is now finished, so they are now going to they're going to ISIS. So, but how worried should this government be about, because there is no immediate threat to India from ISS, except that यहाँ कहीं विस्फोट हो सकती है, ये कर सकते हैं. But what I am saying is that the ISIS, if they are successful in Syria and Iraq, they will come to India. I may tell you, I am also a son-in-law of Gujarat. My wife is a Gujarati, that is, she's a Parsi from Navsari. So I am telling you, I am very proud of the fact that the last time there was a caliphate was headed by a man called Umar. And he sent the army, and it was Gujarat. I think there was some dynasty called Prajapati or something like that. They joined with the Rajasthani Rai dynasty and beat them up so badly that the caliphate could not rise till now again. That was 700. Today is 2015, almost 60
1300 years earlier, the Gujaratis and the Rajasthanis, they beat up the Caliphate and gave them such a blistering defeat. And they could never think of coming. Umar had publicly announced that he will conquer India. Not. Later on, because of Jaichand, all these reverses took place. But we have always been the undoing. So my view is India should go and fight in Syria. And because otherwise tomorrow Pakistan will collapse, then they will be on our border. Then it will be terrible. Okay. एक बात एंड जगदीश शेट्टी, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। इसका काम ये की है कि देश में जो पढ़े लिखे लोग, जो नया तबका है 25 साल से 40 साल के बीच में, और उससे भी कम भी हो सकते हैं, उनको देश की अस्मिता, देश की संस्कृति और देश की सही इतिहास, ये इस पर बौद्धिक करना और उनको समझाना और उनको नया हिंदुस्तानी तैयार करना, उस दृष्टि से आंदोलन नहीं है। अभी ये संगठन बहुत व्यापक हो गई है, इसकी वेबसाइट इतने लोग उसको देखते हैं। हमारी अखिल भारतीय सम्मेलन विजयवाड़ा में 5 और 6 दिसंबर को होगी, और गुजरात में भी हम अब इसको फैलाने चाहते हैं, क्योंकि ये कोई आंदोलन करने वाली नहीं है, राजनीतिक काम करने वाली नहीं है, परंतु सिर्फ लोगों की मंशा को शुद्ध करके, जो अंग्रेज़ों ने यहाँ कूड़ा भर के रखा है, उसको निकाल के एक नया हिंदुस्तानी पैदा करना, जो विराट है, वो उस दृष्टि से ये विराट हिंदुस्तान संगम हमने बनाई है। I just have to tell you, whatever documents Dr. Swami released speaker, and today's document is available online on our website www.vhsindia.org. If anybody wants for research, these documents are available. आप हमारी वेबसाइट www.vhsindia.org पर जाकर देख सकते हैं। ओरिजिनली राहुल गांधी के बारे में जो डॉक्टर स्वामी ने डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए, स्पीकर को उन्होंने जो लेटर लिखा, आज के आपको जो डॉक्यूमेंट दी गई है, वो सब हमारे वेबसाइट पे है। आप उसको वहाँ से यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम योर कंप्यूटर्स, so that you have backup of। मूल संदेश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि राहुल गांधी राजनीतिज्ञ नहीं है, वो कमीशन एजेंट है। लगेगा कि उसने हर जगह में कमीशन के लिए कंपनीज बैठाई है, जिसको देश को पता नहीं है, और इसको जितना जल्दी हम मुक्त करके विदेश भेज सकते हैं उतना अच्छा होगा। हाँ, पार्टी अगर नेशनल हेराल्ड को फिर से शुरू करती है, नहीं, इंडियन बनाई है, उसमें प्रतिबंध है। आपका ये इशू रहता है? नहीं, देखिए पहले तो बात सुन लीजिए, वो नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि उन्होंने सेक्शन 25 कंपनी बनाई है, जो आजकल उसको सेक्शन 8 नया कानून जो बना है, उसमें सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। उसके अनुसार वो प्रिंटिंग प्रेस, अखबार चलाना और बेचना, उस पर प्रतिबंध है उस पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम युवा का नैतिक अधिकार बढ़ाएंगे। ये ऐसा युवा है, ऐसा उदाहरण होगा तो सारा भ्रष्ट हो जाएंगे हमारे देश में, परंतु उसका न्यूज़पेपर नहीं कर सकते, तो ये ख़त्म हो गया। नहीं तो किराए में देने की क्या बात है, क्यों किराए में दे रहे हैं? प्रिंटिंग प्रेस लगानी चाहिए, तो ये है।